दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट एंड इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, यानी कि सेलिंग कॉस्ट का क्या इंपैक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म पे, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल आप जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, साथ में पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेलिंग कॉस्ट की, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए सेलिंग कॉस्ट क्या होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट से किस तरीके से अलग है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझने में आसानी रहे। देखिए हम दो तरीके कॉस्ट मान के चल रहे हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक फर्म है, फर्म क्या करती है, सप्लाई करती है। तो सप्लाई क्या होगी, इनपुट लगाएगी और उस इनपुट से आउटपुट क्रिएट होगा। तो जो इनपुट से आउटपुट क्रिएट करने तक उसको जो भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट। और चलिए प्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद केवल प्रोडक्शन करने से काम तो नहीं चलेगा, उसको सप्लाई जो की है आपने, जो प्रोडक्शन किया है उसको मार्केट में बेचना भी तो पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है डिमांड को क्रिएट करना, डिमांड को क्रिएट करना। और क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर हैं तो उन सभी से ये कहना कि भाई आप उनका सामान ना खरीद के हमारा सामान खरीदो, इसके लिए फर्म को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन करने के बाद फर्म को बहुत सारा प्रमोशन पैसे पे खर्चा करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, इसके अलावा सेल्समैन को सैलरी देनी पड़ती है। इन तमाम तरीके के खर्चों को बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। और सेलिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी फर्म के लिए, क्योंकि एक फर्म जितना ज्यादा सेलिंग कॉस्ट करेगी उसकी जो क्वांटिटी सेल होगी वो ज्यादा होगी। हालांकि इस कंडीशन में प्राइस भी बढ़ेगा, साथ ही साथ प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यानी कि हमें यह समझना है कि अगर एक फर्म सेल करने के लिए सेलिंग एक्सपेंडिचर खर्च करती है, बहुत सारा पैसा सेलिंग कॉस्ट के रूप में खर्चा करती है, तो सेलिंग कॉस्ट का इंपैक्ट यह होगा कि उससे प्राइसेस भी बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। इसी को हम डायग्राम के थ्रू आगे समझाएंगे। उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑफन इंकर्ड ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। यानी कि एक फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो काम कर रही है उसको सामान को प्रमोट करना है, उसको ये करना है कि उसका माल लोग खरीदें। इसके लिए फर्म क्या करेगी, बहुत सारा पैसा खर्च करेगी। इसके ऊपर खर्चा करेगी, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करेगी, पब्लिसिटी पे खर्चा करेगी। ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं सेलिंग कॉस्ट। जैसे मान लीजिए एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी पे पैसा खर्चा किया, सेल्समैन पे पैसा खर्चा किया, कमीशन दिया, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स होमोजीनियस होती है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स होमोजीनियस होती है इसलिए कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करती। क्योंकि अगर मान लीजिए वो फर्म प्रमोट करती भी है तो उसका डिमांड बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि सारी फर्म होमोजीनियस है। और मोनोपोली में क्योंकि वो सिंगल सेलर होता है, इसलिए सिंगल सेलर होने की वजह से उसको एक्सपेंडिचर इसलिए भी नहीं करना होता क्योंकि भैया उसका सामान तो खरीदोगे। क्या आपने रेलवे का कभी ऐड देखा है? भाई रेलवे का ऐड आपने नहीं देखा होगा, या देखा होगा तो बहुत कम होगा। सिंगल सेलर है, सबको पता है कि रेलवे में आपको बैठना ही बैठना है, अगर जाना है तो बैठना ही पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तब ज्यादा आती है, सेलिंग कॉस्ट तब ज्यादा आती है जब फर्म को अपने आप को दूसरे के सामने प्रमोट करना है। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वहां पर हाई कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन की वजह से फर्में बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही आपको देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट आप कह सकते हो। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में बहुत सारी कॉस्ट और जुड़ के सेलिंग कॉस्ट बनती है। तो ऐसी सेलिंग कॉस्ट में परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती है क्योंकि होमोजीनियस गुड्स से, मोनोपोली में नहीं होती है क्योंकि सिंगल सेलर है। इसीलिए इस तरीके की जो कॉस्ट होती है जिसको आप बोलते हो सेलिंग कॉस्ट, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही वो मार्केट होता है जहां पे फर्में अपना सामान एडवर्टाइजमेंट के दम पे बेच रही होती है। अब आप देखिए साबुन की बात करो, बहुत सारे साबुन है। अब एक साबुन लक्स मान लीजिए आपको बार बार एडवर्टाइजमेंट देगा ताकि आपके दिमाग पर उसकी परछाई बन जाए। अब मोबाइल फोन की बात कर लीजिए, आप टीवी में देखोगे तो आईफोन लॉन्च हुआ है, उसका अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। आप बाहर निकलोगे, होर्डिंग बड़े बड़े लगे हुए हैं। इसका मतलब
प्रमोशन इस तरीके से किया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट ऑफर दिए जाएंगे, कहेगा कि ईएमआई पर ले लो, आपको ईएमआई का जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको समझाना मेरे को ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। मोनोपोली में भी ये इन सब मतलब एक तरीके से इनरिलेवेंट है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर फर्म बहुत बड़ी मात्रा में सेलिंग कॉस्ट पे पैसा खर्च करती है ताकि उसकी डिमांड क्रिएट हो सके। और इसका असर डिमांड पर पे क्या पड़ता है, एक तो उसकी शेप बदलती है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये एक फर्म का डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है। इस डिमांड कर्व का क्या मतलब है? इस डिमांड का मतलब है कि 10 रुपए पर मान लीजिए कोई फर्म 100 क्वांटिटी बेच पा रही है। अगर वो प्राइस को 5 रुपए कर दे तो अल्टीमेटली उसकी जो क्वांटिटी सेल होगी वो 120 होगी। फर्म चाहती है कि उसका जो डिमांड कर्व जो लेस इलास्टिक है वो मोर इलास्टिक हो जाए, यानी कि फर्म अगर प्राइस घटाएगी तो उससे पहले बहुत सारा प्रमोशन करना चाहेगी और वो चाहेगी कि डिमांड कर्व इस तरीके का हो जाए, यानी कि या आप कह सकते हो इस तरीके का हो जाए, फ्लैट बन जाए। यानी कि जब वो प्राइस को गिराए तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिली। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग कॉस्ट इसलिए की जाती है ताकि फर्म जो अगर कोई डिमांड इनइलास्टिक है तो उसको इलास्टिक बनाया जाए। भाई लोगों को बताए, देखिए शैम्पू की कोई जरूरत नहीं है, सबके अपने बालों को हम बिना शैम्पू के भी पहले धोते थे, लेकिन शैम्पू को इस तरीके से दे दिया गया, हमारे जीवन में डाल दिया गया कि अगर हम बालों में शैम्पू नहीं करेंगे तो हमारे बाल शाइन ही नहीं करेंगे। इस तरीके की तमाम चीजें आप देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट के बेस पर ही हमने उनका यूज करना शुरू किया है। यानी कि जो चीज हमारे लिए पहले इनइलास्टिक थी उसको उन्होंने इलास्टिक बना दिया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका यूज करें, एडवर्टाइजमेंट के बेस पर ही हो पाया। दूसरा, डिमांड कर्व की पोजीशन चेंज करना, यानी कि मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, तो डिमांड कर्व को पोजीशन चेंज करने का मतलब इस तरीके से लाना है, यानी कि अगर प्राइस 10 रुपए पर लोग 100 यूनिट खरीद रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करने का जो पर्पज होता है वो ये है कि सेम प्राइस पर लोग ज्यादा सामान खरीदें या सेम सामान के लिए लोग ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाए। यानी कि इस तरीके से सेलिंग कॉस्ट का जो मेन पर्पज है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो यही होता है कि किसी भी तरीके से मार्केट में अपनी डिमांड को क्रिएट करना। मार्केट में जो चीज है ही नहीं, जो चीज बिकी नहीं रही है, उसको बेचने का काम ही तो सेलिंग कॉस्ट का काम है। यानी कि तमाम वो चीजें जो हमारे लिए नेसेसरी हैं, जिनके बिना जीवन कट ही नहीं सकता, ऐसी चीजों का एडवर्टाइजमेंट बहुत नहीं होता। और कुछ फर्में, अगर खासतौर पे तब जब एक फर्म ही काम कर रही हो या 2 फर्में काम कर रही हो, लेकिन जो चीजें एक तरीके से कहना जरूरी नहीं है, या आप कह सकते हो, मैं गलत बोला, जहां पे कंपटीशन ज्यादा है वहां पर फर्मों को सर्वाइव करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सेलिंग कॉस्ट पे पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहां पे मैं आपको सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट में कुछ डिफरेंसेस के बारे में डिटेल में आपको समझाता हूं। सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो क्या क्रिएट करती है, वो इनपुट से आउटपुट क्रिएट करती है। यानी कि जो सामान नहीं है, मान लीजिए आपके पास कपड़ा है, कपड़ा नहीं है, रुई है, आपके पास धागा है, आपके पास मशीन है, इन सबके इम्पैक्ट इनको जोड़कर, इनका यूज करके आपने शर्ट बनाई। यानी कि इसका काम क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर incurred टू प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। यानी कि प्रोसेस है जिसमें इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, जबकि जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो क्या करती है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को चेंज करती है, बायर के। सेलिंग कॉस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि किसी भी तरीके से जो गुड्स हमने प्रोड्यूस की है, बायर के मन में उसके प्रति ये भाव जग जाए, ये हो जाए कि हमें तो ये गुड्स खरीदनी है। अब आप देखो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए आईफोन है या रॉयल इनफील्ड बाइक है, इनको रखना एक स्टेटस सिंबल है। अब इसके लिए कंपनियों ने बहुत बड़ी मात्रा में एडवर्टाइजमेंट खर्चा किया है। कंपनियों ने दिखाया है कि ये जो लोग इसका यूज कर रहे हैं वो सोशली स्टेटस में हाई है। अब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारे मानसिक पे, ये तो आप सब लोग जानते हो। इसके अलावा दूसरा है, प्रोडक्शन कॉस्ट का जो फोकस है वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी पर है, जबकि सेलिंग कॉस्ट का जो फोकस है वो क्रिएशन ऑफ डिमांड पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यूटिलिटी क्रिएट करती है प्रोडक्शन कॉस्ट और डिमांड क्रिएट करती है, आप कह सकते हैं एक तरीके से, सेलिंग कॉस्ट।
इसके अलावा इंक्रीज इन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज दी सप्लाई, यानी कि इससे सप्लाई बढ़ती है प्रोडक्शन कॉस्ट से, और जो हमारी सेलिंग कॉस्ट है उससे डिमांड इंक्रीज होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहते हो, और जो सेलिंग कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि मार्केट में कंपटीशन का नेचर किस तरीके का, यानी जितना ज्यादा कंपटीशन उतनी ज्यादा आपको सेलिंग कॉस्ट पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक वेलफेयर को, यानी कि उससे इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, क्योंकि जो चीज मार्केट में नहीं है जब वो मार्केट में आ जाएगी तो डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा वेलफेयर पर इसका पॉजिटिव असर ही पड़ेगा। और जो चीज मार्केट में है ही उसके बारे में लोगों को प्रमोट करना, उससे कोई यूटिलिटी क्रिएट नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको यह भी बता देता हूं कि प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट को जोड़कर हम बोलते हैं कंबाइंड कॉस्ट, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हम एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट एपीसी यूज करेंगे, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस एवरेज सेलिंग कॉस्ट, इसको जोड़कर क्या बनेगा, हमारी एवरेज कॉस्ट बनेगी। तो यहां पे हम आपको यह भी बता देते हैं कि जो हमारी एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट यू शेप की होती है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट यू शेप की होती है और एवरेज सेलिंग कॉस्ट भी यू शेप की होती है। अब क्वेश्चन यहां पे उठता है कि आखिरकार एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट तो आप जानते ही हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से यू शेप की होती है। एवरेज सेलिंग कॉस्ट भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से ही यू शेप की होती है। तो यहां पे हम शेप के बारे में डिस्कस कर लें, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। देखिए, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए चलिए मैंने एक कोर्स बनाया। अब कोर्स के बनाने के बाद अब क्या एडवर्टाइजमेंट करने से वो कोर्स सेल होगा? तो डेफिनेटली जितना ज्यादा लोगों को पता चलेगा उसका इंपैक्ट पॉजिटिव ही पड़ेगा। अब हालांकि इसका नुकसान ये होगा कि भैया जो पैसा मैं खर्चा करूंगा, मतलब अगर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता तो चलिए मान लीजिए मैं किसी कोर्स को 1000 रुपए में सेल कर देता, या आप मान लीजिए चलिए कोर्स हटाइए, शर्ट मान लीजिए, इसको हटा के शर्ट मान लीजिए। मान लीजिए मैंने कोई शर्ट बनाने का काम करता हूं और शर्ट बनाने की मेरी जो कॉस्ट आ रही है 500 रुपए, मैं उसको 1000 में सेल करता हूं, यानी कि मेरी जो प्राइस है वो 1000 रुपीज है और इतनी कुल मिलाकर 1000 शर्ट ही मेरी बिक जाती है। ये मेरी प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी है। ये तब है जब मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करता हूं, एडवर्टाइजमेंट पैसा खर्च करता हूं। अब डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करने की वजह से जो प्राइस है वो बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी ना, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो सेल है वो भी बढ़ेगी, सेल भी बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे आप एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चा करोगे प्राइस बढ़ेगा, सेल भी बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हर समय ऐसा नहीं होता। एक लिमिट आ जाएगी, लिमिट, एक कोई ना कोई लिमिट तो आएगी। अगर लिमिट नहीं आती तो ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा पैसा कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर देती। अरे भैया, आप डिमांड को इन्फिनाइट नहीं खींच सकते, एक लिमिट तो होगी। तो एक लिमिट के बाद अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं बढ़ता, या प्रॉफिट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। और उसके बाद भी अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते रहते हो तो आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा बैठती है। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको ये समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं ये कर रहा हूं कि एक लिमिट तक जो पैसा आप जो आपका परसेंटेज होता है, परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन सेलिंग कॉस्ट, उसके मुकाबले आपकी जो रेवेन्यू है, जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। और इस केस में आपकी जो एवरेज कॉस्ट आएगी, यानी कि जैसे जैसे आप ज्यादा सामान बिक रहा है, इसका मतलब ज्यादा सामान बिक रहा है तो आपकी एवरेज सेलिंग कॉस्ट गिरेगी। और एक लिमिट के बाद, क्योंकि एक लिमिट हो गई ना भाई, एक लिमिट के बाद आपकी जो एवरेज सेलिंग कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू कर देगी। यह है एवरेज सेलिंग कॉस्ट। सिंपल समझ लीजिए, यहां पे मैंने लिखा दिया, मैं एक बार आपको रीड आउट करा देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए,
द एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व शो द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सेलिंग एट अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट, यानी कि कितना अमाउंट आप बेच रहे हो उसके लिए आपने कितना एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चा किया उसको डिवाइड कर दो कि आपकी एवरेज सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन द एवरेज सेलिंग कॉस्ट इज ऑल्सो यू शेप्ड, ये भी यू शेप का होता है। इट मीन्स इन दी बिगिनिंग, जब आप शुरुआत में होते हो, प्रपोर्शन इंक्रीज इन सेल्स इज मोर देन इंक्रीज इन सेलिंग कॉस्ट, यानी कि शुरू में आपकी सेल ज्यादा बढ़ती है जितना आप सेलिंग कॉस्ट पे पैसा खर्चा करते हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद बट आफ्टर अ पॉइंट प्रपोर्शन इंक्रीज इन सेल इज लेस देन प्रपोर्शन इंक्रीज इन सेलिंग कॉस्ट, यानी कि एक लिमिट तक क्या होता है, जब आप पैसा खर्चा करते हो सेलिंग कॉस्ट पर तो आपकी सेल्स ज्यादा तेजी से बढ़ती है जितना पैसा आपने सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा किया है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपका एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा प्रोपोर्शनली ज्यादा बढ़ता है, उसके मुकाबले सेल्स कम बढ़ती है, जिसकी वजह से एवरेज सेलिंग कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसकी वजह भी डिमिनिशिंग रिटर्न है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, यानी कि हर चीज की एक सीमा होती है, एक सीमा के बाद आपका सेलिंग कॉस्ट गिरना शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी यू शेप की है, एवरेज सेलिंग कॉस्ट भी यू शेप की है, इसलिए जब हम डायग्राम बनाएंगे तो एवरेज कॉस्ट को भी यू शेप में रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पे हमारा एक पॉइंट आता है कि आखिरकार इक्विलिब्रियम किस तरीके से अटेंड होता है। देखिए मैं आपको कंसेप्चुअली मजबूत करना चाहता हूं, कंसेप्ट आप समझ लीजिए। कंसेप्ट ये है कि फर्म एक सेल करती है, सेलिंग कॉस्ट पे पैसा खर्चा कर रही है, तो जैसे जैसे सेलिंग कॉस्ट बढ़ेगी हमारा जो डिमांड है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि सॉरी कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, वो भी बढ़ेगी, लेकिन हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसी बात को मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा और लास्ट में हम आपको ये पढ़ देते हैं या पहले पढ़ देते हैं, ठीक है जी। हमने क्या एज्यूम किया, एज्यूम दैट प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सेलिंग कॉस्ट बोथ आर चेंज। हम ये मान के चल रहे हैं कि जब आप सेल पैसा खर्चा करोगे तो प्राइस भी कमोडिटी का चेंज होगा और सेलिंग कॉस्ट भी चेंज होगी। इट इज एज्यूम दैट डिमांड फॉर प्रोडक्ट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग कॉस्ट। हमने ये माना है कि इट इज एज्यूम दैट डिमांड फॉर प्रोडक्ट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग कॉस्ट। द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सेलिंग कॉस्ट, जैसा कि हमने यहां पे बता दिया। इट प्रूव दैट बोथ आउटपुट एंड प्राइस इंक्रीज एज अकॉर्डिंग टू राइज ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यानी कि जैसे ही सेलिंग कॉस्ट बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है और प्राइस प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो इसी बात को मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश यहां पे करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डायग्राम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और यहीं पे हमारी बात खत्म हो जाएगी। देखिए बिल्कुल रिलैक्स होकर डायग्राम को समझते हैं, कोई हमारे को जल्दी नहीं है। यहां पे हम लिखते हैं क्वांटिटी और यहां पे लिख देते कॉस्ट एंड रेवेन्यू। शुरू में मान लीजिए हम किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, तो ये हमारा है डिमांड कर्व, जिसको हम D1 के नाम से जान देते हैं और आप जानते ही हो कि एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है। ये हमारा है MR कर्व, ये हमारा है MC, यानी कि फर्म जो है वो इस लेवल पे इक्विलिब्रियम है, जिसको हम बोल देते हैं E। फर्म प्रोड्यूस कर रही है OQ यूनिट और प्राइस चार्ज कर रहे हैं हम OP। और हम ये मान रहे हैं कि ये जो है ना, ये वाला दिस वन, ये हमारी है एवरेज सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि हम किसी भी सॉरी एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि हम किसी भी तरीके से पैसा खर्च नहीं कर रहे अपने आप कह सकते हो एक तरीके से मतलब एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। और ये जो हिस्सा है ए से लेके बी तक, ये हमारा प्रॉफिट है। ये डायग्राम हम आपको ऑलरेडी बहुत बार बना चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म करने के लिए हम MR को हटा रहे हैं और इस कॉस्ट कर्व को हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। बस आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से ये बनाया है, और इस ई को भी हटा देते हैं तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ये कि किस तरीके से हमने इस पूरे डायग्राम को बनाया है। और बुक में भी आपको इसी तरीके का डायग्राम बनाया हुआ है। बेसिकली उन्होंने इसके माध्यम से ही AR और APC के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है। अब मान लीजिए
मान लीजिए कि डिमांड बढ़ती है। डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम बहुत सारा पैसा सेलिंग कॉस्ट पे खर्चा कर रहे हैं। तो सेलिंग कॉस्ट पे पैसा खर्च करने की वजह से जो डिमांड है वो बढ़कर पैरेलली ऊपर चली जाती है। ये हमारा है एवरेज रेवेन्यू 1 की जगह ये हो गया एवरेज रेवेन्यू 2 या डिमांड कर्व 2। ये क्लियर हो जाएगा आपको मेरी बात? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। हम डायग्राम नहीं दिखा रहे क्योंकि डायग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, लेकिन आप मान लीजिए कि फर्म अपना जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है, फर्म की क्वांटिटी बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है जी, मतलब इक्विलिब्रियम यहीं कहीं होगा। अब मान लीजिए कि ये हमारी जो है ये है हमारी एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें प्लस हो गया एवरेज सेलिंग कॉस्ट और कुल मिलाकर बन गई हमारी एवरेज कॉस्ट। यानी कि ये मान लीजिए 0 है, ये 1 है और ये 1 है, ये 1 हो गया। अब इस केस में आप देखोगे तो जो प्रॉफिट है फर्म का वो पहले से ज्यादा हो गया और ये वाला हिस्सा प्रॉफिट हो गया। अब चाहो तो थोड़ा डायग्राम को और ठीक कैसे बना सकते हैं हम, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अल्टीमेटली ये प्रॉफिट का हिस्सा है। यानी कि डायग्राम आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है यहां पर कि जैसे ही आपने सेलिंग कॉस्ट पे पैसा ज्यादा खर्चा किया, सेलिंग कॉस्ट पे ज्यादा खर्चा करने की वजह से जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, प्राइसेस भी बढ़ गया। यानी कि जो पहले प्राइस P0 था अब वो P2 हो गया, यानी कि इतना प्राइस पे करना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक फर्म को जो 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 प्रॉफिट है वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि प्राइस और बढ़ा लेते हैं हम। मान लीजिए कि हमारा ये जो डिमांड कर्व है ये और राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। सपोज दिस से मूव टू राइटवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट हो गया एंड नेम इसको दे देते हैं AR2 MR3, AR3 नॉट MR3, डिमांड कर्व 3। ठीक है जी। अब ये क्यों गया? क्योंकि हमने सेलिंग कॉस्ट पर बहुत सारा पैसा खर्चा किया। इसकी वजह से हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो और ऊपर चली गई। मान लीजिए एक फर्म इतना प्रोडक्शन कर रही है तो ये हिस्सा जो है ये प्रॉफिट हो गया, यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो डायग्राम में आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है, मैं अगर इसको थोड़ी तरीके से इसको मूव कर दूं, इस तरफ ले लूं, तो डायग्राम आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम ये एज्यूम कर लें कि एडवर्टाइजमेंट करने से, सेलिंग कॉस्ट करने से, पैसे को गुड्स को प्रमोट करने से आपकी कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाता है और अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ता है। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म डिटरमाइन होता है, खासतौर पे तब जब फर्म सेलिंग कॉस्ट कर रही होती है। और यही आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट ठीक तरीके से समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।